हेलो दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। यह टॉपिक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तो साथियों अति महत्वपूर्ण है ही, साथ ही कोविड की परिस्थितियों के चलते राजस्थान बोर्ड की 12th क्लास का जो नवीन पाठ्यक्रम आया है उसमें इसे शामिल रखा गया है। ठीक है, सिलेबस कम करने के बाद जो सिलेबस बचा है उसमें इसे शामिल रखा गया है। इस कारण 12th बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत की अगर हम बात करें तो इन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर पढ़ सकते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए तो जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वह किसी पुरातत्व विज्ञान से संबंधित होते हैं। और पुरातत्व विज्ञान क्या है, अतीत के गर्भ में जो सामग्रियां छुपी होती हैं उसके आधार पर, उसके उत्खनन के आधार पर हम जिसका अध्ययन करते हैं वह पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। और जिस स्रोत या जिस सामग्रियों को के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात की जाए तो इसमें हम अभिलेख, सिक्के या मुद्राएं, स्मारक, शैल चित्रकला, मृद भांड आदि को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, शैल चित्रकला, मृद भांड आदि को किसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेख पर। ठीक है, अभिलेखों से संबंधित जो अध्ययन है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। ठीक है, और अभिलेखों की भी बात की जाए तो इसके अंतर्गत इन्हें हम मुख्यतः शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, ताम्रपत्र आदि के अंतर्गत बांटकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभिलेखों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। यह क्वेश्चन कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि अभिलेखों से संबंधित अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, एपिग्राफी। अब सर्वप्रथम शिलालेख या अभिलेख लेखन की बात करें तो भारत के संदर्भ में प्रथम ऐसा शासक जिसके द्वारा अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया गया तो वह कौन था, अशोक। कौन था, अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सर्वप्रथम ईरानी शासक से प्रभावित होकर अपनी प्रजा को और अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया गया। यद्यपि कुछ इतिहासकार अजमेर के बड़ली जो लेख है उसे इसका अपवाद मानते हैं क्योंकि वह उससे पहले का है, इसलिए कहते हैं कि अशोक से पूर्व भी कुछ शासकों ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन वृत्त स्तर पर पहली बार किसने किया, अशोक के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, तो भारत के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, तो कौन था, अशोक। अशोक ने अपनी नीतियों को बड़े बड़ी शिलालेखों पर लिखवाकर, अंकित करवाकर उन्हें स्थान अपने साम्राज्य में जगह जगह स्थापित करवाया था। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ शिलालेख की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, शिलालेख की। अगर शिलालेख की बात की जाए तो शिलालेख होता क्या है, बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े शिलाओं को काटकर जो अभिलेख लिखवाए गए उन्हें क्या कहा गया, शिलालेख। ठीक है, इन शिलालेखों में एक तो अशोक के अभिलेख हो गए। ठीक है, अशोक के अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, उसके साम्राज्य विस्तार का पता चलता है, उसकी नीतियों का पता चलता है। इसके अलावा कुछ अन्य शिलालेख भी महत्वपूर्ण रहे जिनमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे हमें प्राचीन भारत की सुदर्शन झील, प्राचीन भारत की सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त
होती है। ठीक है, यह प्रथम अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। मतलब रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत भाषा में रचित प्रथम अभिलेख है। इससे हमें प्राचीन भारत की सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कृषि के प्रति जो वहाँ की उस समय के जो शासक थे उनकी लोक कल्याणकारी नीतियों का पता चलता है। सुदर्शन झील के बारे में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि सर्वप्रथम इसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो जूनागढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय थे पुष्यगुप्त, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उसके बाद में जब अशोक शासक बनते हैं तो इसने अशोक के द्वारा अपने राष्ट्रीय या वहाँ के कुमार मात्य जिनका नाम था तुशास्य के द्वारा इससे 2 नहरें निकलवाई गई। और जब रुद्रदामन शासक बनते हैं तो रुद्रदामन के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, एक क्षतिग्रस्त हो गई थी तो इसका जीर्णोद्धार करवाया गया, पुनर्निर्माण नहीं जीर्णोद्धार करवाया गया। और जब इसके पुनर्निर्माण की बात आती है तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के द्वारा जब यह झील टूट गई थी, सुदर्शन झील जब दुदर्शन झील बन गई थी तो उस समय स्कंदगुप्त के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ये सब समस्त जानकारी हमें किससे मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख, कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, चेती वंश के शासक थे। इनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है कि इनके द्वारा तिमिर देश संगठन, चोल चेर और पल्लवों को पराजित करने का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, कलिंग नरेश जब खारवेल जब शासक थे उस समय नंदों के शासक का यहाँ आक्रमण हुआ था और उसके द्वारा यहाँ से जीन मूर्ति ले जाने का उल्लेख भी इस अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम ऐहोल अभिलेख को भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से हमें सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, 510 ईस्वी पूर्व सती प्रथा के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह किससे प्राप्त होते हैं? ऐहोल अभिलेख से। इसमें भानुगुप्त की पत्नी के सती होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब शिलालेखों के बाद अगर स्तंभलेख की बात की जाए तो स्तंभलेख शिलालेख की तुलना में छोटे होते हैं और स्तंभलेख की अगर बात की जाए तो इनको हम सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रारंभ मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी धोलावीरा से कुछ स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ है, यद्यपि अभी तक उन्हें पढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया है। अब स्तंभ लेख क्या होते हैं? बड़ी बड़ी शिलाओं की तुलना में छोटे स्तंभों पर जो लेख लिखवाए गए उन्हें स्तंभ लेख कहा जाता है। अगर हम स्तंभ लेख की बात करें तो इसमें हम प्रयाग स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, आदि की बात कर सकते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी में प्रयाग प्रशस्ति एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से अशोक के स्तंभ के निचले भाग में समुद्रगुप्त के महामात्य हरिशेन के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखवाई गई थी। प्रशस्ति अर्थात किसी शासक की प्रशंसा में जो ग्रंथ जो स्तंभ लेख लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। ठीक है, तो ये किसकी प्रशंसा में लिखा गया? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया, उसकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है, इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख भी गुप्त शासक का ही है। किसका है? स्कंदगुप्त का। और भीतरी स्तंभ लेख से हमें ज्ञान होता है कि भारत पर जब हूणों का आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त ने अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से अब तक के अजय रहे हूणों को बुरी तरह से पराजित किया
था। ठीक है, तो ये क्या है, स्तंभ लेख के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तीसरा है गुहा लेख। अगर गुहा लेख की बात की जाए तो गुहा लेख अर्थात गुहा गुफा का ही पाली शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि गुफाओं में जो लेख लिखे गए उन्हें क्या कहा जाता है, गुहा लेख कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए गुहा लेख की तो बरबरा तथा नागार्जुन की गुफाओं के लेख। ठीक है, बारबरा तथा नागार्जुन की गुफाओं के लेख। तो बारबरा जो गुफा है वह किसकी है, अशोक द्वारा स्थापित की गई, जबकि नागार्जुन की जो गुफा है वह दशरथ के द्वारा, अशोक के पौत्र थे दशरथ, उनके द्वारा बनवाई गई थी। और इन गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे हैं उन्हीं से ये ज्ञान होता है कि यह गुफाएं अशोक एवं नागार्जुन द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को रहने के लिए दान में दी गई थी या बनवाई गई थी। गुफा लेख के बाद में मूर्ति लेख की बात की जाए तो मूर्तियों के मध्य भाग, पृष्ठ भाग पे कहीं या नीचे के भाग पर जो लेख लिखवाए जाते थे उन्हें मूर्ति लेख कहा जाता था। और ताम्रपत्र, तांबे के पत्र पर जो लेख लिखवाए जाते थे उन्हें ताम्रपत्र कहा जाता था। ताम्रपत्र के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रभावती गुप्ता का ताम्रपत्र इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इसके ताम्रपत्र से हमें ज्ञान होता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा उस समय में अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त प्रभावती गुप्ता के पितामह थे और इनके द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था उसके साक्ष्य प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र से भी प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के अश्वमेध करने के साक्ष्य उसके सिक्कों से भी प्राप्त होते हैं। केवल और केवल प्रयाग प्रशस्ति में उसके अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं मिलता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है कि समुद्रगुप्त की जो अश्वमेध यज्ञ करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह निम्न में से किससे प्राप्त नहीं होते। तो उसमें प्रयाग प्रशस्ति दिया होता है और प्रयाग प्रशस्ति आते ही बच्चे सोचते हैं ये तो होगा ही, जबकि प्रभावती गुप्ता का ताम्रपत्र है उसमें तो मिलता है अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य और प्रयाग प्रशस्ति में कहीं भी अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अब अभिलेखों के बाद हम जो दूसरा मुख्य पुरातात्विक स्रोत है उसकी बात करते हैं। तो वह क्या है, सिक्के। ठीक है, सिक्के, मुद्राएं या मोहरें। हम इन्हें सिक्के, मुद्राएं या मोहरों के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो सिक्कों से संबंधित जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, सिक्कों से संबंधित अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सिक्कों के अध्ययन की बात की जाए तो हमारे प्राचीनतम जो ज्ञात सिक्के हैं उन्हें पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के, इनका नाम पंचमार्क इन पर जो विभिन्न प्रकार के मार्क बने हुए थे उनके आधार पर रखा गया है। ठीक है, यह हमारे ज्ञात प्राचीनतम सिक्के हैं। ठीक है, इससे पूर्व हम वैदिक काल में सिक्कों की बात करते हैं लेकिन वह सिक्के ना होकर उस समय के पहने जाने वाले आभूषण थे जिनके माध्यम से व्यापार आदि संभव था, जिसमें निष्क, सतनाम आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हमारे प्राचीनतम ज्ञात सिक्के कौन से हो गए, पंचमार्क सिक्के। सिक्कों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिक्कों से किस प्रकार हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसकी बात की जाए तो सिक्कों से संबंधित अध्ययन से हमें निश्चित तिथि क्रम की जानकारी प्राप्त होती है। कैसे होती है, जो सिक्के होते हैं उस पर उस शासक के द्वारा, जिसके द्वारा सिक्के चलाए गए हैं, उसका समय भी अंकित करवाया जाता है, जिससे हमें निश्चित तिथि क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, आर्थिक व व्यापारिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। अब आर्थिक व व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है कि किसी शासक के सिक्के अलग अलग राष्ट्रों में प्राप्त होते हैं तो उससे अनुमान होता है कि वो
उस शासक का व्यापार इन अलग अलग राज्यों या राष्ट्रों के साथ होता रहा होगा। दूसरा, आर्थिक स्थिति का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है कि जिस शासक के सिक्के जितने अधिक शुद्ध होंगे उस शासक के शासनकाल में आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी, जबकि जिसमें जितनी अशुद्धियाँ होंगी उसमें उतनी ही आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कुषाण काल में जो स्वर्ण सिक्के हैं वह सबसे भारतीय इतिहास में सबसे शुद्ध सिक्के हैं, जबकि गुप्त काल के जो स्वर्ण सिक्के हैं उनमें कुषाण काल की तुलना में बहुत अधिक मिलावट नज़र आती है, जिसका कारण है कि कुषाण काल की तुलना में गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ था, अर्थव्यवस्था का ह्रास हुआ था। ठीक है। तीसरा, सिक्कों के आधार पर शासकों की रुचियों का भी पता चलता है। ठीक है। अब सिक्कों के आधार पर शासकों की रुचियों का पता कैसे चलता है कि जो सिक्के होते हैं ना, उन सिक्कों पर शासक अपनी रुचियों से संबंधित चित्र अंकित करवाते थे। जैसे समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर उसे घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जिससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि यह इसके अश्वमेध यज्ञ करने के साक्ष्य हैं। दूसरा, समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो जो उसके संगीतज्ञ होने की जानकारी देता है या उसके संगीत में रुचि होने की जानकारी देता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त सिक्कों से साम्राज्य विस्तार की जानकारी भी प्राप्त होती है। यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में किसी शासक के सिक्के प्राप्त होते हैं, निकलते हैं, उत्खनन में प्राप्त होते हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि निश्चित रूप से इस भौगोलिक क्षेत्र पे भी उस शासक का ही शासन रहा होगा। ठीक है। अब सिक्कों के बाद हम स्मारक की बात करते हैं। ठीक है। तो स्मारक की बात की जाए तो स्मारक के अंतर्गत हम प्राचीन जो स्मारक स्थल होते हैं उनको शामिल कर सकते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो का व्रत स्नानागार। मोहनजोदड़ो का जो व्रत स्नानागार है उसके आधार पर हम हमारे वर्तमान की जो जल पूजा को हम महत्व देते हैं उसको उससे जोड़ा जाता है कि उस काल में भी जल पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण थी, अत्यंत पवित्र थी। ठीक है। दूसरा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार प्राप्त होते हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार वाणिज्य किया जाता था। ठीक है। भाई जो अतिरिक्त कृषि होती थी, अन्न होता था, उससे एकत्रित करने के लिए ही वो अन्नागार बनाए गए थे। तो उसका या तो क्या उपयोग होता था व्यापार वाणिज्य में, या फिर विपरीत समय में उस अन्नागार से अन्न प्राप्त करने का उसका उपयोग लिया जाता रहा होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त उस प्राचीन काल में जो मंदिर वगैरह बनवाए गए उनके आधार पर उस समय की कला संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, भित्री गांव का मंदिर आदि गुप्तकालीन कला संस्कृति की जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर शैल चित्रकला की बात की जाए तो शैल चित्रकला प्राचीन गुफाओं में या पत्थरों पे जो चित्रकारी की गई उसे क्या कहते हैं, शैल चित्रकला। मानव ने, आदि मानव ने प्रारंभ में जहाँ पर वो उसने रहना प्रारंभ किया, अर्थात गुफाओं में रहना प्रारंभ किया, उनकी दीवारों पर उसके द्वारा कई चित्र बनाए गए, उसको शैल चित्रकला कहा जाता है। ठीक है। तो शैल चित्रकला के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें भीमबेटका, अजंता एलोरा, ठीक है, बाघ आदि की गुफा चित्रकला का वर्णन इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। शैल चित्रकला अगर भीमबेटका की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से हमें मानव की जो प्राचीनतम शैल चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है। भारत के संदर्भ में मानव के प्राचीनतम शैल चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका एमपी से प्राप्त होते हैं, जिसमें शिकार से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा और बाघ की गुफाओं में भी प्राचीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और अंतिम रूप से मृद भांड। अब मृद भांड क्या होते हैं, मिट्टी से बने जो बर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मृद भांड कहा जाता है। भारत में अगर मृद भांड की बात की जाए तो यहाँ 4 प्रकार की मृद भांड संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है। पहला, गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ठीक है। दूसरा, काले लाल मृद भांड, काली लाल मृद भांड संस्कृति। तीसरी, चित्रित
धूसर या स्लेटी मृदभांड संस्कृति, ठीक है। और चौथी उत्तरी काले चित्रित मृदभांड संस्कृति, ठीक है। भारत में जो मृदभांड पाए गए उसी के आधार पर, भारतीय मृदभांडों के आधार पर ही इन्हें 4 भागों में इन संस्कृतियों को बांट दिया गया। पहला गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, दूसरा काली लाल मृदभांड संस्कृति, तीसरा चित्र धूसर या चित्र स्लेटी मृदभांड संस्कृति और चौथा उत्तरी काले पॉलिशदार चमकीले मृदभांड संस्कृति, ठीक है। ये हुई पुरातात्विक साक्ष्यों की बात। अब पुरातात्विक साक्ष्यों के बाद हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों के बाद हम किसकी बात करेंगे? साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला धार्मिक साहित्यिक स्रोत, दूसरा धर्मेतर साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अगर धार्मिक स्रोतों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत प्राचीन कालीन जो धर्म से संबंधित स्रोत लिखे गए उनकी बात हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेद की बात करें, ठीक है। वेद हमारे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4, ठीक है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद जिसे आयुर्वेद भी कहा जाता है, यजुर्वेद जिसे धनुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है, सामवेद जिसे गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है और अथर्ववेद जिसे शिल्प वेद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है जिसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त मिलते हैं, ठीक है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्रथम 3 वेदों को सम्मिलित रूप से कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। सबसे नवीन या सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक है। इन चारों वेदों के अध्ययन को सरलतापूर्वक करने के लिए वेदांग की रचना की गई, ठीक है। वेदांग की रचना किस लिए की गई? वेद एवं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या क्या आ जाता है? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। वेद एवं वैदिक चारों वेद तथा वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संहिता आदि के अध्ययन के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें क्या कहा गया? वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, इन 6 की रचना क्यों की गई? वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए, ठीक है। अब इनके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम साहित्य है उसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक। किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीनतम साहित्यिक या धार्मिक ग्रंथ क्या नाम से कहलाते हैं? त्रिपिटक, जिनमें विनय पिटक, सूक्त पिटक तथा अभिधम पिटक शामिल हैं, ठीक है। विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम पिटक को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है तथा यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ या प्राचीनतम बौद्ध धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हम रामायण, महाभारत को भी शामिल कर सकते हैं। स्मृति ग्रंथ, ठीक है। क्या? स्मृति ग्रंथ जैसे मनु स्मृति, ठीक है। स्मृति ग्रंथों में क्या? मनु स्मृति को हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे काम में ले सकते हैं। पुराण, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18।
ठीक है। उग्रश्रवा और लोमहर्ष के द्वारा इनकी रचयिता उग्रश्रवा और लोमहर्ष को इनका रचयिता माना गया है। और इनकी संख्या कितनी है पुराणों की? 18, जैसे वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, आदि। ठीक है, इन सभी से हमें कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि जैसे पुराण है, पुराणों में शासकों की वंशावलियाँ मिलती हैं, जिससे हमें उन शासकों के समय के बारे में जानने का मौका मिलता है। ठीक है, अब धार्मिक साहित्य के बाद में अगर हम धर्मेतर साहित्य की बात करें तो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ तथा विभिन्न यात्रियों के जो वृत्तांत थे उनको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अगर धर्मेतर साहित्य की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र का आपको सभी को पता है कि इसकी रचना किसने की थी? चाणक्य ने। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। चाणक्य के अन्य नाम हमें कौटिल्य व विष्णुगुप्त भी मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा इसकी रचना की गई। किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा। ठीक है, विशाख दत्त ने किसकी रचना की थी? मुद्रा राक्षस की। और इसमें भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, शूद्रक का मृच्छ कटिकम, नागसेन का मिलिंद पनो, ठीक है, कलहण की राजतरंगिणी। ठीक है, ये सभी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें उन राजवंशों विशेष के ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अगर कलहण की राजतरंगिणी की बात करें तो कलहण की राजतरंगिणी, कलहण कश्मीर से संबंधित थे और इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का संपूर्ण इतिहास हमें मिलता है। ठीक है, इतिहास लेखन की दृष्टि से, वास्तविक इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। किसको? राजतरंगिणी को। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की। ठीक है, अगर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं उनको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले यूनानी, दूसरा चीनी, तीसरा तिब्बती इतिहासकार और चौथा इस्लामिक। ठीक है, इस्लामिक इतिहासकार। अगर यूनानी इतिहासकारों की बात की जाए तो सबसे पहले हम हेरोडोट्स की बात करेंगे। किसकी? हेरोडोट्स की। हेरोडोट्स के द्वारा हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, हेरोडोट्स के द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका क्या नाम था? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका प्रथम ग्रंथ है जिसमें, प्रथम यूनानी ग्रंथ है जिसमें भारत का विवरण मिलता है। हेरोडोट्स को ही इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। ठीक है, हेरोडोट्स के बाद हम मैक्सथनीज की बात करते हैं। ठीक है, मैक्सथनीज के बारे में आपने सुना होगा। मैक्सथनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, मैक्सथनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। और इंडिका में हमें उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन इससे प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री में
ठीक है। प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री में भारत और रोम के साथ जो व्यापार होता था, भारत का रोम के साथ जो व्यापार होता था उसका वर्णन करता है, तथा रोम से जो सोना भारत आता था उस व्यापार के बदले में उसके प्रति दुख प्रकट करता है। प्लिनी कहता है कि भारत की विलासिता की वस्तुओं के बदले रोम अपना सोना बर्बाद कर रहा है। ठीक है। प्लिनी के अतिरिक्त स्ट्रेबो का भूगोल, ठीक है, इन सभी ग्रंथों में भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। ये सब यूनान से संबंधित रहे। हेरोडोटस, मैक्सनीज, प्लिनी, स्ट्रेबो, ये सब किससे संबंधित रहे? यूनान के इतिहास से संबंधित रहे, लेकिन इनमें हमें भारतीय इतिहास की जानकारी का भी साक्ष्य मिलते हैं। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उसकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है। और उसकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। मैक्सनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री तथा स्ट्रेबो की भूगोल। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चीनी इतिहासकारों की। ठीक है। तो चीनी इतिहासकारों की बात की जाए तो इनमें से 3 इतिहासकार मुख्य रहे। पहला फाहियान, दूसरा फेनचांग और तीसरा इत्सिंग। ठीक है। फाहियान था, वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया और इसने जो ग्रंथ लिखा फाको की, उसमें यह कहीं पर भी समकालीन शासक अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं करता। इसके ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी यही है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय का नामोल्लेख कहीं भी अपने ग्रंथ में नहीं करता है। ठीक है। फाहियान को लेकर यह क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जो अपने ग्रंथ में कहीं पर भी समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं करता है। इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए चीनी यात्री का नाम क्या था? तो क्या था इसका नाम? फाहियान। ठीक है। दूसरा चीनी यात्री महत्वपूर्ण जो था वह था हिनचांग। हिनचांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। हर्षवर्धन के भारत में दरबार में भी रहा और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये सभी बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। ठीक है। और हर्षवर्धन के द्वारा इसे महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक नियुक्त किया गया था। इसके बाद इत्सिंग। ठीक है। ये 3 चीनी यात्री भारत आए और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, इनमें हमें भारतीय इतिहास, समाज, राजनीति आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तिब्बती अगर इतिहास की बात की जाए तो तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ। तारानाथ का ग्रंथ था कंग्यूर तंग्यूर। क्या नाम था? कंग्यूर तंग्यूर। ठीक है। तारानाथ कंग्यूर तंग्यूर में भारतीय इतिहास के बारे में भी, भारत के बारे में भी लिखते हैं। इस्लामिक इतिहासकारों की बात करें तो इनमें अल मसूदी, अल बरूनी आदि को शामिल किया जा सकता है। अल मसूदी के द्वारा गोल्ड ऑफ मिडास में भारत का उल्लेख किया गया है। अल बरूनी भारत के बारे में बहुत कुछ अपने ग्रंथों में लिखता है। ठीक है। ये विदेशी यात्रियों के द्वारा जो अपने यात्रा वृत्तांत लिखे गए, इनमें भारत के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर भारतीय इतिहास लिखने में सहायता प्राप्त हुई। ये हुई प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत थे उन पर बात। और अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ एक बार हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।